जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, तो हमारे बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं, जो कि है एससीईआरटी की बुक, जिससे आपके एग्ज़ाम पेपर में जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और आगे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला इकाई कौन सा है? हमारा फर्स्ट इकाई है जैव विकास की। ठीक है, तो जैव विकास के इकाई पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट होंगे जिनकी जानकारी होनी चाहिए। एक तो जैव विकास, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक। ठीक है, जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिकी पिरामिड, ये सब इस इकाई में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं जैव विकास, है ना। जैव विकास देख लेते हैं। जीवों में विविधता एवं समानता। ठीक है, तो जीवों में विविधता एवं समानता के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? संरचनात्मक समानताएं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव सहित जटिलतम मानव सहित जंतुओं के लगभग 12.5 लाख, कितनी? 12.5 लाख, है ना। 12.5 लाख जातियों तथा बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय वृक्षों तक पादपों की लगभग 5 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है। और इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि जीवों में विविधता होने पर उनकी संरचना, संगठन, मूलभूत समान पाई जाती है। चलिए, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए, संरचनात्मक, जीवों में संरचनात्मक समानताएं क्या होती हैं, इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो सभी जीव परमाणु और अणु के संयोग से बने हैं। ठीक है, सभी जीव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, ये वाले पॉइंट, कि जीव, जो जितने भी जीव होते हैं ना, ये जीव जो हैं, ये जीव काहे से बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, और प्लस अणु, समझ गए। तो जितने भी जीव हैं वो परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं। चलिए, समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि सभी जीव एक विशेष पदार्थ, जीव द्रव्य एवं प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। जितने भी द्रव्य वो है ना, जितने भी जीव हैं वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट देखिए जल्दी से। सभी जीवों का शरीर प्रोटोप्लाज्म की बनी कोशिकाओं से बना होता है। अंडरस्टैंड। चलिए, अगला पॉइंट हम डालेंगे क्या? कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोशिका किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, 5वां पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? जटिल जीवों में कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक और ऊतक तंत्र तथा अंग व अंग तंत्र बनाते हैं। कोशिकाओं के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। ठीक है ना। समानता के आधार पर, अब यहाँ पर देख लेते हैं, समानता के आधार पर जीवों के समूह मिलकर जातियाँ बनाते हैं, स्पीसीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई संरचनात्मक समानताएं। अब जल्दी से हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है हमारा कि जैव प्रक्रियाओं में समानताएं। ठीक है, सिमिलरिटीज इन लाइफ प्रोसेस। अंडरस्टैंड। तो इसको हम अच्छे से अभी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मनुष्य, बैक्टीरिया से लेकर, ठीक है ना, बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों में समान रूप से होती है। क्या? जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं जो है बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों में समान रूप से होती है, मतलब एक बराबर होती हैं। और जैसे कि ऊर्जा की प्राप्ति, शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु ऊर्जा का प्रयोग, ठीक है, अपने समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं ना। बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य क्या करते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने तो ऊर्जा को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, और अपने समान क्या करते हैं? संतानों की उत्पत्ति करते हैं। बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जीव ये 3 काम तो करते ही करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ प्रोसेस में यही होता है। चलिए देखते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दो। जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी वीडियो आएंगी। ठीक है, और अच्छा, कौन कौन से काम करते हैं ये देख लेते हैं। मूलभूत जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए सभी जीवों में 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। अब हम कहेंगे सर इतना मतलब बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं जहाँ पर बताऊँ कि ये इम्पोर्टेंट है, फ़िलहाल तो आपको पूरी वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, सभी जीवों में 3 मुख्य क्रियाएं समान रूप से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इनको देख लेते हैं। तो हम क्या बोले थे अभी? हमने ये बोला था कि जैविक क्रियाओं को, ठीक है, जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए सभी जीवों में बैक्टीरिया से लेकर
जो मनुष्य हैं उन सभी जीवों में 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 क्रियाएं होती हैं इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो 1 नंबर ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल पॉइंट याद कर लेना है। आप चाहें तो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ऊर्जा स्थानांतरण और रूपांतरण की क्रियाओं में समानता से स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट होता है कि सभी जीवों का उद्भव जो है एक ही आदि पूर्वज से हुआ है। मतलब जो भी जीव है वो सब, उन सब का पूर्वज एक ही है, ठीक है। उन सब की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। और दूसरा आनुवांशिक संकेत, ये देखो आनुवांशिक संकेत होता है जेनेटिक सिग्नल। ये सभी जीवों में आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए में नाइट्रोजनस क्षारकों के क्रम के रूप में संचित रहती है, मतलब इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है जीवों के लक्षण उनकी संतति में प्रेषित होते रहते हैं, है ना। डीएनए, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सभी जीवों में आनुवांशिक सूचना जो है डीएनए में नाइट्रोजनस क्षारकों के रूप में इकट्ठी रहती है, संचित रहती हैं। और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है जीवों के जो लक्षण होते हैं, चाहे मनुष्य हो गया चाहे कोई भी जीव जंतु हो गया, ठीक है, उसके जो लक्षण है वो उसके संतान यानी कि बच्चे में चले जाते हैं। समझ रहे हो। चलिए आगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और तीसरा प्रोटीन संश्लेषण की यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी जंतुओं व पादपों में, मतलब पौधों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया एक समान ही होती है ना, एक समान है। और सभी जीवों में क्या होता है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका को आवश्यक संदेश प्रेषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए इतना वो नहीं है, तो नीचे देख लेते हैं, केवल 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ से। ये सरल संरचना वाले जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जटिल से जटिल जीवों का विकास हुआ है और होता जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट डाल के लिख लीजिए कॉपी में। क्या लिखना है यहाँ से, सरल संरचना वाले जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जटिल से जटिल जीवों का विकास होता जा रहा है और हुआ है। और जीवों में होने वाला यही परिवर्तन क्या कहलाता है हमारा भाई साहब, यही परिवर्तन हमारा जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग हम डालते हैं। अगला हेडिंग हमको क्या डालना है, समझाता तथा समझात अंग, ठीक है। आपको सिर्फ यही हेडिंग डालनी है, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना समझ लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। और अगर जो समझ में आए, जो अच्छा लगे, उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग क्या डालनी है हमको, हेडिंग डालनी है समझाता और समझात अंग। इसको होमोलॉजी बोलते हैं समझाता को, और होमोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स, समझात अंग को, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसके बारे में बताते हैं। कुछ अंग मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं, ठीक है। मूल रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, किंतु कार्य अलग अलग होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, है ना। कुछ अंग होते हैं जो मूल रचना और उद्भव में समान होते हैं, बराबर होते हैं, किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, ठीक। अब इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, ऐसे अंगों को समझात अंग कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो समानता होती है उसको समझातता कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट डाल के लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको कि संरचनात्मक समझाता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो हमारी की थी बुर्फो ने, ठीक है। ये लिखिए 1750 में की थी। कब की थी, 1750 में, बुर्फो, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख दिए, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है। इंग्लिश में बुफोन लिखा है और हिंदी में बुर्फो लिखा है। चलिए अब बुर्फो लिख लीजिए। बुर्फो ने की थी संरचनात्मक समझाता की परिकल्पना, बुर्फो ने 1750 में प्रस्तुत की थी। सर रिचार्ड ओवन ने 1843 में समझाता की परिभाषा दी थी। ये भी लिख लीजिए। उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लेते हैं जी। देखिए उदाहरण क्या है इसके, उदाहरण पहला हमको एग्जाम्पल है, कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद, है ना। कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद,
कशेरुकी जंतुओं में गमन के लिए यानी कि चलने फिरने के लिए 2 जोड़ी पार्श्व युगल उपांग पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, आइए बाकी सबको छोड़ दीजिए और हम नीचे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट ये देख लिए, ये आपको दिखेंगे, ये चीते का है, ये ह्यूमन का है। ठीक है, ये चीता है, ये ह्यूमन है, मनुष्य है, और ये व्हेल मछली है, और ये चमगादड़ है हमारी। ठीक है, इनके अंग देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये है ना, दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा उदाहरण क्या, कीटों के मुख्य उपांगों में समझाता। ठीक है, और फिर तीसरे में क्या लिखना है, पादपों में समझाता। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हेडिंग देख लीजिए। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है हमारा, यहाँ पर बिना सोचे समझे डाल दीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इम्पोर्टेंट में क्या लिखना है आपको, हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है समरूपता और समरूपी अंग। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ऊपर वाला समझाता वाला और ये समरूपी और समरूपता अंग वाला एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में। तो आपको क्या करना है कि जो अंग सामान्य कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें समरूपी या समवर्ती अंग तथा इस समानता को समरूपता या समवर्तीयता कहते हैं। ठीक है, इसको हम जूम कर रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए, दिख रहा है ना सही से। जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, मतलब कार्य समान करेंगे और समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो रचना मूल रचना होती है और भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित होती है ना, तो उन्हीं के कारण उन्हें क्या बोलते हैं, समरूपी या समवर्ती अंग बोलते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मैं देख लीजिए, ये ड्रैगन फ्लाई देख लीजिए। जैसे कि मैं कीटों में, मतलब जो कीट होते हैं ना, उनके ड्रैगन फ्लाई, और ये टेरोडेक्टाइल, ये देख लीजिए। पक्षी तथा चमगादड़ में पंख उड़ने का कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी मूलभूत रचना में बहुत अंतर है ना। ये देखिए यहाँ पर ये बर्ड का है। ठीक है, ये बर्ड का है, ये वाला, ये बेट का है, चमगादड़ का है, और नीचे देखिए, ये देखिए, ये एक कीड़े का है, कीट का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 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 इम्पोर्टेंट मिल गया बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको बस यही, ये तो आपको लिखना है VIP करके लिख लियो। ठीक है, VIP करके लिख दो। चलिए देखते हैं। समझाता हमने अभी जो पढ़ा है, होमोलॉजी और एनालॉजी यानी कि समरूपता, इसमें अंतर पूछ लिया जाता है और ये 1 नंबर में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे इसको पढ़ेंगे, हमने अभी जो पढ़ा है ना, बस वही लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको ईजिली समझ में आएगा। क्या लिखा है कि समान उद्भव, ठीक है, समान उद्भव, समान मूल संरचना के आधार पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली समानता को समजातता कहते हैं। अंडरस्टैंड। और समान कार्य करने पर विभिन्न जीवों के अंगों में पाई जाने वाली बाह्य आकारिक समानता को समरूपता कहते हैं। समान मूलभूत संरचना वाले अंगों को समजात अंग कहते हैं, समान दिखने वाले अंगों को समरूपी अंग कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको आप यूज़र नेम लिख दीजिए, @शिवांश लिखना है। ठीक है ना, शिवांश, और नीचे डैश है और SIR। जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको शिवांश लिखना है। ठीक है, और डॉट लगा के SIR लिखना है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। समझ रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो लाइक कर दो। ठीक है, और ये शेयर करना है और आपको एक कमेंट करनी है। ठीक, कमेंट कर दो। और चैनल को, हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना अच्छे से सपोर्ट करेंगे हम उतने अच्छे से डेली वीडियो लाएंगे अच्छी सी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।